हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख कक्षा 10 हिंदी पद्य साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। पहला प्रश्न है, रीतिकाल को कितने काव्यधारा में बांटा गया है? रीतिकाल को कितने काव्यधाराओं में बांटा गया है? तो ध्यान दीजिए, रीतिकाल को 3 काव्यधाराओं में बांटा गया है। कौन कौन सा 3 काव्यधारा है? तो रीति बद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा। कितनी काव्यधाराओं में? 3 काव्यधाराओं में। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 आचार्यों के नाम लिखिए। रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 आचार्यों के नाम लिखिए। आचार्य केशव, आचार्य चिंतामणि। आचार्य केशव, आचार्य चिंतामणि। यदि यही प्रश्न बन जाए कि रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम, आचार्य न रहे, कवियों के नाम लिखिए, तभी भी इसका उत्तर यही होगा, आचार्य केशव, आचार्य चिंतामणि। क्लियर हो गया होगा। एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, अतः आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्यधारा के 2 कवियों के नाम। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के 2 कवियों का क्या नाम है? बिहारी, पद्माकर। ध्यान दीजिए, यहाँ यहाँ रीतिबद्ध काव्यधारा पूछा है। रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 आचार्यों के अथवा कवियों के नाम पूछे तो आचार्य केशव, आचार्य चिंतामणि हो जाएगा। यही प्रश्न बने कि रीति सिद्ध काव्यधारा के 2 कवियों के नाम, रीति सिद्ध काव्यधारा के 2 कवियों के नाम पूछे तो क्या हो जाएंगे? बिहारी और पद्माकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, तो रट ही डालिए। रीति सिद्ध काव्यधारा के 2 कवियों के नाम तो कौन हो जाएंगे? बिहारी और पद्माकर। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवियों के नाम। यहाँ पुनः तीसरा काव्यधारा पूछ रहा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और ये तीसरा है रीति मुक्त काव्यधारा, और पूछ रहा किन्हीं 2 कवियों के नाम। तो कौन है? घनानंद, बोधा, इनके अलावा आलम और ठाकुर भी हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास जी द्वारा रचित किन्हीं 2 रचनाओं के नाम। यदि यही प्रश्न बन जाए सूरदास जी द्वारा रचित रचनाओं के नाम, तब भी यही हो जाएगा, सूरसागर, सूरसरावली। सूरदास जी द्वारा रचित किन्हीं 1 रचनाओं के नाम, तो सूरसागर भी हो सकता है, चाहे आप लिख सकते हैं सूरसरावली। इनका तीसरा रचना है साहित्य लहरी। एक प्रश्न ये भी बनता है कि सूरदास जी ने अपनी काव्य रचना को किस भाषा में लिखा है? सूरदास जी अपनी काव्य रचना को किस भाषा में लिखा है अथवा रचा है? तो अपनी काव्य रचना को किस भाषा में? तो ध्यान दीजिए, ब्रज भाषा। किस भाषा में? ब्रज भाषा। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। अब कंफ्यूज आप नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम। सूरदास के गुरु शिष्य परंपरा से बहुत प्रश्न बनते हैं, हर वर्ष प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ सूरदास के गुरु का नाम पूछा जा रहा है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? बल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? बल्लभाचार्य था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम। तुलसीदास के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम। तो तुलसीदास द्वारा रचित 2 रचना कौन सा है? रामचरितमानस और विनय पत्रिका। रामचरितमानस और विनय पत्रिका। इनके अलावा भी उनका वैराग्य संदीपनी है, वैरवे रामायण है, रामलला नहचो है, अन्य भी रचनाएं हैं इनकी। 8वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तुलसीदास की किस काव्यधारा के कवि थे? तुलसीदास किस काव्यधारा के, काव्यधारा यहाँ पूछ रहा है, किस काव्यधारा के कवि थे? तो तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के, भक्ति काल के राम भक्ति काव्यधारा के किसके थे? राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे। यदि यही प्रश्न बने कि तुलसीदास किस काल के कवि थे, तब हो जाएगा भक्ति काल के कवि थे। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पुनः एक बार बता रही हूँ, तुलसीदास किस काल के कवि थे, तब हो जाएगा भक्ति काल के कवि थे। यहाँ काव्यधारा पूछा है, तो अगर प्रश्न बने तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि थे, उत्तर हो जाएगा राम भक्ति काव्यधारा के। उत्तर क्या हो जाएगा? राम भक्ति काव्यधारा। यदि यही प्रश्न बन जाता
यदि यही प्रश्न बन जाए कि सूरदास किस काव्य धारा के कवि थे, तो ध्यान दीजिए, सूरदास कृष्ण कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रामचरितमानस की भाषा है। प्रश्न अक्सर ये पूछता है, कन्फ्यूजन वाला है, इसीलिए मैं इसे ली हूँ। आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। रामचरितमानस की भाषा पूछ रहा है, तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। ऊपर एक और प्रश्न था, तुलसीदास की 2 रचनाओं से एक और प्रश्न था कि तुलसीदास का विनय पत्रिका किस भाषा की रचना अगर बन जाए। एग्जाम में प्रश्न विनय पत्रिका की भाषा क्या है? यदि विनय पत्रिका की भाषा पूछ दे तो ध्यान दीजिए, ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। इस आधार पे हम कह सकते हैं तुलसीदास के दोनों भाषाओं पे समान अधिकार था। अगला प्रश्न है भक्ति काल के 2 कवियों के नाम। तो भक्ति काल के यदि 2 कवियों के नाम पूछे परीक्षा में तो तुलसीदास और सूरदास हो जाएंगे। स्पष्ट हो गया होगा। अक्सर परीक्षा में तुलसीदास के माता पिता के भी नाम पूछ देता है, तो तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो ट्रिक अपना लिए, तुलसी की माता का नाम हुलसी था। तुलसी की माता का क्या नाम था? तुलसी की माता का नाम हुलसी। तुलसी माता का नाम हुलसी। अगर पिता का नाम पूछ दे, यही माता की जगह पे पिता का नाम पूछ दे, तो आत्माराम दुबे। क्या नाम था? आत्माराम दुबे। पिता का क्या नाम था? तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। स्पष्ट हो गया होगा। सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिए, सुजान रसखान जी की रचना है। नाम में ही रचना और नाम एक दूसरे पे आधारित है। सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान जी की रचना। अगर प्रश्न बने रसखान जी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो इसके अलावा क्या हो जाएगा? प्रेम वाटिका भी हम लिख दे रहे हैं। प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका भी किसकी रचना है? रसखान जी की रचना है। क्लियर हो गया होगा। अब आगे, रसखान की काव्य भाषा क्या है? अगर पूछ दे कि रसखान की काव्य भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दे रहे हैं, अगर प्रश्न बने रसखान किस काव्य धारा के हैं, तो भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। किस काव्य धारा के? तो कृष्ण काव्य धारा। रसखान भी कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। किस काव्य धारा के? कृष्ण काव्य धारा के। स्पष्ट हो गया होगा। किस भक्ति काल के हैं? कौन सा काल है? तो भक्ति काल है। रसखान भक्ति काल के किस काव्य धारा के कवि थे? देखिए अभी प्रश्न में बताई हूँ, किस काव्य धारा के थे? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। किस काव्य धारा की? तो कृष्ण भक्ति धारा की या कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। अगला प्रश्न है तुलसीदास के गुरु का नाम। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो बाबा नरहरिदास। इसे भी रट डालिए। तुलसीदास से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ही प्रश्न रखे गए हैं, इसे रट डालिए एकदम। रीतिकाल के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। यदि प्रश्न बने कि रीतिकाल के प्रमुख कवि नहीं कवियों का नाम, या कवि नहीं कवियों का नाम, तो आचार्य केशव हो जाएंगे, बिहारी हो जाएंगे, मतीराम हो जाएंगे, देव हो जाएंगे, घनानंद हो जाएंगे, बोधा हो जाएंगे, आलम हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए कहाँ कन्फ्यूजन होगा। यदि रीति काव्य धारा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। यहाँ किसी काव्य धारा को नहीं पूछा गया, सीधे रीति काल के पूछा गया। तो रीति काल में आचार्य केशव भी हो जाएंगे, बिहारी भी हो जाएंगे, घनानंद भी हो जाएंगे, देव भी हो जाएंगे, मतीराम भी हो जाएंगे। अभी स्पष्ट हो गया। यदि रीतिबद्ध काव्य धारा को पूछे, रीति सिद्ध काव्य धारा को पूछे, रीति मुक्त काव्य धारा को पूछे, तो ऊपर निर्देश दिया गया है, आप उसी के अनुरूप कवियों के नाम लिखेंगे। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है रीतिकाल का समय सीमा क्या है? तो रीतिकाल का समय सीमा क्या है? संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक रीतिकाल का समय सीमा क्या है? 1700 से 1900 विक्रमी तक। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक काव्य रचना लिखिए। एक काव्य रचना पूछा है, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यदि 2 पूछ दे तभी भी आप लिख सकते हैं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी। यदि 1 पूछे तो कोई एक ही रचना लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा।
अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जयद्रथ वध के रचयिता कौन है? जयद्रथ वध के रचयिता कौन है? तो जयद्रथ वध के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है? साकेत है। क्या नाम है? साकेत है। और मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? द्विवेदी युग के, द्विवेदी काल के कवि हैं। अगला, द्विवेदी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग आधुनिक युग नहीं पूछे, द्विवेदी युग मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध हैं। द्विवेदी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम यदि पूछे तो मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय है। कौन है? यदि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध हैं। यदि यही प्रश्न बन जाए कि प्रिय प्रवास किस प्रकार का काव्य है, तो ध्यान दीजिए, प्रिय प्रवास महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, छायावाद के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। छायावाद के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत किस काल के कवि हैं? छायावाद के। किस युग के कवि हैं? तो छायावादी युग। यदि युग पूछे तभी किस युग, छायावादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखे, तभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। यदि दो के जगह पर चार पूछ दे तो और कौन कौन हो जाएंगे? तो लिख सकते हैं आप, महादेवी वर्मा और दूसरा नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी। अब क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ मैं दोनों ही नाम दी हूँ, प्रश्न के हिसाब से दो पूछा। यदि चार पूछे तब लिखिएगा, यदि एक पूछे तो किसी एक कवि को ही लिखेंगे। प्रश्न जैसा बनेगा आप उसी के अकॉर्डिंग उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है? कामायनी। क्या नाम है? कामायनी। यदि पूछ दे कि कामायनी किस प्रकार का रचना है, तो कामायनी क्या है? महाकाव्य। ये भी महाकाव्य के अंतर्गत, कामायनी भी क्या है? महाकाव्य। यहाँ प्रश्न देखिए क्या और बनता है, कामायनी किस युग का महाकाव्य है? तो कामायनी किस युग का महाकाव्य है? ध्यान दीजिए, अभी यहाँ ही क्लियर हो जाएगा। कामायनी किस युग का है? तो छायावाद का है या छायावादी युग का है। क्लियर हो गया। अनामिका के रचयिता कौन है? अनामिका के रचयिता कौन है? कौन है अनामिका के रचयिता? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी हैं। यदि प्रश्न बने कि निराला किस युग के कवि हैं, किस वाद के कवि हैं, तो छायावाद के कवि हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंदन पंत जी को जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। यदि प्रश्न यही बने, पंत किस युग के कवि हैं, तो छायावाद किस बात के कवि हैं? तो छायावाद के कवि हैं। क्लियर। छायावाद के स्तंभ में किन किन को जाना जाता है? अभी मैं ऊपर बताई हूँ, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इन्हें रट डालिए आप। अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचयिता कौन है? उर्वशी के रचयिता कौन है? उर्वशी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न 28वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रगतिवादी युग के किसी दो लेखकों का नाम लिखिए। यहाँ देखिए, प्रगतिवादी युग पूछा है। प्रगतिवाद के, तो प्रगतिवाद के कौन कौन से? नागार्जुन है, शिवमंगल सिंह सुमन है। यदि एक पूछे तब किन्हीं एक का ही नाम लिखेंगे। यहाँ दो पूछ रहा है तो दो के हिसाब से इन दोनों का नाम आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका आचार्य केशव की। यदि यही प्रश्न बने कि आचार्य केशव किस काल के कवि हैं, तो आचार्य केशव रीति काल के कवि हैं। और आचार्य केशव की रचना का क्या नाम है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया,
रसिक प्रिया इनकी रचना है, किसकी? केशवदास की। स्पष्ट हो गया होगा। रश्मि रथी के रचयिता है। रश्मि रथी के रचयिता, आज का अंतिम प्रश्न है, रश्मि रथी के रचयिता हैं। तो रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बहुत जल्दी हम टेस्ट पेपर भी लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। आज बस इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।